वेलकम स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारे इस एक्सरसाइज 3.7 के क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इस पार्ट में यहाँ पर दो लीनियर इक्वेशंस हमें गिवन है। हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब यह है कि मुझे यहाँ पर p और q की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो आइए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, ऐसी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के तो हम बहुत सारे मेथड स्टडी कर चुके हैं, जैसे कि ग्राफिकल मेथड, अलजेब्रिक मेथड। अब ग्राफिकल मेथड तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, बिकॉज ग्राफ की नीड होती है और ग्राफ बनाना तो वैसे ही बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो फिर अलजेब्रिक मेथड की बात करते हैं। ये मेथड भी दोस्तों 3 टाइप के होते हैं: सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब दोस्तों, हम तीनों में से कोई भी मेथड का यूज करके ऐसी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। आंसर तो तीनों मेथड से सेम ही आता है, बट हम एक ऐसा मेथड सिलेक्ट करेंगे जो फास्ट हो, जो जल्दी से ऐसी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सके। बिकॉज ऐसे क्वेश्चन जब हमारे एग्जाम्स में आएंगे तो हमें टाइम सेव भी करना आना चाहिए। तो देखते हैं कौन सा मेथड फास्ट है। सबसे पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक ऐसा मेथड जिसमें से हम कोई भी इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को निकालते हैं और उसे दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। यहां पर अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन से लेट से p वेरिएबल की वैल्यू निकालता हूं, तो देखिए p वेरिएबल की वैल्यू निकाल के फिर उसे दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, और जब उसे दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे फिर फर्दर उसे सॉल्व भी करना होगा। तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस तो है, तो इसे रहने देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एलिमिनेशन मेथड, एक ऐसा मेथड जिसमें हम हमारी गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं, और जिस वेरिएबल को हम एलिमिनेट करना चाहते हैं उस वेरिएबल की टर्म हम दोनों इक्वेशन में सेम बनाते हैं। अब देखिए, देखते हैं कि क्या ये मेथड फास्ट रहेगा या नहीं। नाउ लेट्स से कि मैं इन दोनों इक्वेशन में से y वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहता हूं। आप x को भी कर सकते हैं, मैं y को कर रहा हूं। अब y वेरिएबल वाली टर्म देखें फर्स्ट इक्वेशन में, तो वो है qy। सेकंड इक्वेशन में है py। देखिए दोनों टर्म्स सेम नहीं है, यानी कि मुझे इन दोनों टर्म्स को पहले सेम बनाना पड़ेगा किसी तरीके से, ताकि मैं इनको एलिमिनेट कर पाऊं। तो देखिए मेरा एक स्टेप और बढ़ गया ना एक्स्ट्रा, पहले सेम बनाऊंगा तब एलिमिनेशन मेथड लगेगा। तो फिर इसे भी रहने देते हैं। लास्ट देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एक ऐसा मेथड जिसमें हमें कुछ 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं और हम हमारे गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए इसी मेथड का यूज करेंगे। दोस्तों, इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप यह है कि आपकी गिवन लीनियर इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म दोस्तों क्या होती है एक लीनियर इक्वेशन की, जो कि होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं क्या हमारी गिवन इक्वेशन इस स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में देखूं तो हमें इसमें क्या क्या चेक करना होता है। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में फर्स्ट 2 टर्म्स तो ऐसे हैं जिसमें वेरिएबल्स हैं। देखिए पहले x वेरिएबल है, फिर y वेरिएबल है, और उसके बाद देखिए कांस्टेंट भी है एंड राइट हैंड साइड में 0। अब ये चीज अगर आपकी गिवन इक्वेशन में है तो सही है, हम कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगर नहीं है तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। कैसे, देखिए आइए देखते हैं। गिवन इक्वेशन में फर्स्ट टर्म में देखिए x वेरिएबल है, परफेक्ट। सेकंड में y वेरिएबल, ये भी सही है। हाँ, कोई कांस्टेंट नहीं है लेफ्ट हैंड साइड में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कांस्टेंट नहीं है तो भी चलेगा, बट राइट हैंड साइड में 0 होना बहुत जरूरी है। यहां 0 नहीं है तो फिर क्या करें। अगर मैं p माइनस q और p प्लस q को ले जाऊं लेफ्ट हैंड साइड पर, अब ऐसा करती गिवन इक्वेशन बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। पहले x वेरिएबल, फिर y, देन एक देखिए कांस्टेंट भी अपने आप आ गया, p माइनस q एंड p प्लस q, और फिर राइट हैंड साइड में 0। परफेक्ट, फर्स्ट स्टेप तो हो गया। सेकंड स्टेप हमें ये बोलता है कि अब हमें हमारी गिवन इक्वेशन में से a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब ये कैसे करें दोस्तों, इसके लिए हम हमारी गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। अब कंपेयर तो कर लेंगे, देखिए बट हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो 2 है, बट स्टैंडर्ड इक्वेशन तो मैंने एक ही मानी हुई है, तो कंपैरिजन कैसे होगा। तो फिर ऐसा करते हैं, हम दो स्टैंडर्ड फॉर्म मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट इक्वेशन के लिए मैं a b c की जगह a1 b1 c1 लिख दूंगा, और सेकंड इक्वेशन के लिए a2 b2 c2। अब आइए कंपैरिजन करते हैं, बहुत सिंपल है। जब आप सबसे पहले a1x को px से कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू p आ जाएगी। सिमिलरली जब आप b1y को qy से कंपेयर करेंगे तो b1 की वैल्यू q, और लास्ट में जब आप c1 को माइनस p माइनस q से कंपेयर करेंगे तो c1 की वैल्यू माइनस ऑफ p माइनस q। और इसी तरीके से दोस्तों आप a2 b2 c2 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अब हमारा लास्ट स्टेप होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को अप्लाई करना। ये मेथड बड़ा ही मजेदार है दोस्तों। इस मेथड में हमें एक बस छोटी सी चीज ये ध्यान रखनी होती है कि हम सबसे पहले लिखते हैं BCAB। यस माय फ्रेंड्स, BCAB, और ये मैं फर्स्ट टाइम लिख रहा हूं तो मैं इसके नीचे 1 1 1 लिख दूंगा, और यही चीज हम दोबारा से लिखेंगे, बट ये मैं सेकंड टाइम लिख रहा हूं तो नीचे 2 लिख देंगे, सिंपल। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस सेटअप में 3 ब्लॉक्स बन रहे हैं, देखिए, और मैथमेटिशियन ने इन 3 ब्लॉक्स को नाम भी दिया, और ये ब्लॉक हम जानते हैं। फर्स्ट ब्लॉक का नाम होता है x ब्लॉक, सेकंड इज y ब्लॉक एंड थर्ड इज कांस्टेंट दैट इज 1। तो बस आप देख रहे हैं कि हमें हमारे सेटअप में अब a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू चाहिए, और ये सारी वैल्यूज हम स्टेप 2 में फाइंड आउट कर चुके हैं। तो बस स्टेप 2 में जो भी वैल्यूज हमारे पास आई थी उससे आप अपने सेटअप में पुट कर दीजिए। तो यहां पर हमारा अब सेटअप तो रेडी हो चुका है, अब हमें बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को अप्लाई करना है। तो आइए ऐसा करते हैं, ये जो स्टेप 3 में हमारा पूरा सेटअप है इसे हम साइड में लिख लेते हैं। अब यहां पर सबसे पहले फर्स्ट ब्लॉक को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ब्लॉक है दोस्तों x ब्लॉक, इसका रिजल्ट हम लिखेंगे x डिवाइड बाय, डिनोमिनेटर में दोस्तों इस ब्लॉक का रिजल्ट आएगा,
कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले तो q को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस p प्लस q से, बिकॉज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो ऐसी ही होती है ना। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, माइनस q मल्टीप्लाई p प्लस q। उसके बाद दोस्तों माइनस p और माइनस ऑफ माइनस p माइनस q भी तो रह गए ना, इनको भी तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सॉल्व करना होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए मुझे माइनस p प्लस q से वापिस माइनस p की तरफ जाना होगा, तभी तो मैं माइनस p को माइनस ऑफ माइनस p माइनस q से मल्टीप्लाई कर पाऊंगा। तो इसके लिए दोस्तों जैसे ही हम वापिस जाएंगे तो एक नेगेटिव साइन आएगा, और फिर हम देखिए माइनस p को माइनस ऑफ p माइनस q से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। अब इसी तरीके से दोस्तों आप सेकंड और थर्ड ब्लॉक को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स x और y की वैल्यू निकालने से पहले हम हमारे यहाँ पर जो सभी ब्लॉक्स के रिजल्ट आए उनके डिनोमिनेटर्स को और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट ब्लॉक के रिजल्ट को ही देखें, यहाँ पर सबसे पहली टर्म क्या है, माइनस क्यू मल्टीप्लाई पी प्लस क्यू। तो अंदर मल्टीप्लाई करते हैं माइनस क्यू, तो बन जाएगा माइनस पी क्यू या फिर कहीं क्यू पी माइनस क्यू स्क्वायर। उसके बाद दोस्तों जो सेकंड टर्म है यहाँ पर भी ऐसे करेंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगा माइनस पी स्क्वायर प्लस पी क्यू। और उसके बाद इस डिनोमिनेटर में दो टर्म्स ऐसी है जो बिल्कुल सेम है, दैट इज पी क्यू, बट उनके साथ लगे हुए साइन अपोजिट है, एक प्लस पी क्यू है और एक माइनस पी क्यू। ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो फाइनल रिजल्ट क्या रहेगा, माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इसी तरीके से दोस्तों आप सेकंड और थर्ड ब्लॉक को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए ये जो रिजल्ट हमारे पास आया इसे हम ऊपर लिख लेते हैं। अब अगेन आप मुझे यहाँ पर इस पूरे सेटअप से x और y की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे, देखिए अगर मैं फर्स्ट और सेकंड एक्सप्रेशन को कंपेयर करूंगा तो मुश्किल है, बिकॉज x की वैल्यू आ तो जाएगी बट वो y के टर्म्स में आएगी, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए हम फर्स्ट और लास्ट एक्सप्रेशन को कंपेयर करेंगे। अब ऐसा करते हैं x के डिनोमिनेटर में जो पूरा एक्सप्रेशन है वो बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लाई ऑपरेशन राइट हैंड साइड में चला जाएगा। अब देखिए माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो आपको बिल्कुल सेम सेम नहीं लग रहा, आप देखेंगे कि यार सेम सेम लग तो नहीं रहा। देखिए पहले न्यूमरेटर में तो पहले क्यू स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में पहले पी स्क्वायर है। तो देखिए जरा मैं आपको बताता हूं, अगर आप न्यूमरेटर में माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर को ऐसे लिख दें माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो क्या कोई प्रॉब्लम होगी, बिल्कुल नहीं। मैंने तो बस इसको आगे पीछे ही किया टर्म्स को। तो ऐसा करती अब ऊपर और नीचे वाली टर्म्स बिल्कुल सेम है तो ये कैंसल आउट हो जाएंगी। तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, 1। सिंपल था ना। इसी तरीके से दोस्तों y की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप क्या करेंगे, यहाँ पर सेकंड और लास्ट एक्सप्रेशन को कंपेयर कीजिए। तो इसके लिए y की वैल्यू निकालने के लिए डिनोमिनेटर में जो भी टर्म है वो चली जाएगी राइट हैंड साइड पर। तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब जरा देखा जाए क्या हम इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखते हैं कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में देखें टर्म्स तो बिल्कुल सेम है, ऊपर भी पी स्क्वायर नीचे भी पी स्क्वायर, फिर क्यू स्क्वायर ऊपर भी है नीचे भी है, बट साइन अलग अलग है। ऊपर देखिए पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर के साइन पॉजिटिव साइंस है, नीचे नेगेटिव है। तो फिर अगर मैं ऊपर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर में से माइनस कॉमन ले लेता हूं तो अंदर क्या रह जाएगा, माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब ऐसा करते देखिए ऊपर और नीचे वाला एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम हो चुका है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर क्या आएगा, देखिए आंसर 1 नहीं आएगा, बिकॉज देखिए पीछे एक माइनस भी तो है, तो आंसर आएगा -1। तो बस x और y की वैल्यू को ही तो हमें फाइंड आउट करना था। x की वैल्यू आ रही है 1 और y की वैल्यू आ रही है -1। चलिए दोस्तों अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर हम हमारे इसी क्वेश्चन 7 का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, डाउनलोड द ऐप नाउ।